जितनी फेस वैल्यू के डिवेंचर्स हम रिडीम करना चाहते हैं, मान लो 100 lakhs फेस वैल्यू है, और मान लो 15 लाख प्रीमियम है, तो हमको 115 लाख रुपए की फंड रिक्वायरमेंट होगी। मान लो आफ्टर 5 years हम क्या करेंगे, हम हर साल के अंत में कुछ अमाउंट DRR में ट्रांसफर करेंगे, और जितना अमाउंट DRR में ट्रांसफर करेंगे उसको तुरंत इन्वेस्ट भी कर देंगे, ताकि हमारी लिक्विडिटी की पोजीशन समझ जाए। अब सर सवाल उठेगा, कितना पैसा आप DRR में ट्रांसफर करेंगे हर साल? बताइए दोस्तों। 10%। सर 10% ओनली इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। वो 10% लीगल रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी हो चुकी है, अब हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो हो गया खत्म। हर साल 10% नहीं है, वो कुल मिला के 10%। ठीक है, दैट इज नॉट 100% पर एनम, दैट इज 100% इन टोटल। ठीक है जी, तो वो तो खत्म हो चुकी है बात, अब हम उसकी बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, तो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लीगल रिक्वायरमेंट, वो खत्म हो चुका है, अब हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकल बात यह है कि मुझे 5 साल बाद 115 लाख रुपए चाहिए। मैं 5 साल तक हर साल P&L एप्रोप्रिएशन से पैसा निकालूंगा, DRR में ट्रांसफर करूंगा, री इन्वेस्ट करूंगा। तो बताओ मुझे हर साल कितना पैसा P&L से अप्रोप्रिएट करना होगा, ताकि 5 साल बाद मुझे 115 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो जाए? बोलिए सरकार, बोलो जल्दी से। अरे यार फिर बताएं, यही तो अच्छा नहीं लगता यार। तुम एग्जाम देने बैठे हो 23, कैसे आया चौहान साहब? हाँ माइक ऑफ है, चैट में लिख के दो, क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर रखी ताकि इसको मैं अपलोड कर सकूं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं डिवेंचर्स थोड़ा सा डर लगता है। हाँ बताइए सर। 23, ओके। तो ऑप्शन 1, इफ इंटरेस्ट ऑन DRRI is not reinvested, यानी एन्युटी नहीं बन रही, बस प्रिंसिपल प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा, क्योंकि जो ब्याज कमाया है वो सब तो हम यूज कर लेंगे बिजनेस में, उसे री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो फिर सिंपल सी बात है, 115 लाख रुपए की जरूरत है, 5 साल में अपने को अरेंज करना है, 23 लाख रुपए पर एनम हम इन्वेस्ट करेंगे। तो जो आपका आंसर था कोमल चौहान जी, वो टेक्निकली बात करूं तो गलत था, क्योंकि क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आना था कि सर हम हम क्या कर रहे हैं, ये बताइए पहले, री इन्वेस्ट करेंगे या री इन्वेस्ट नहीं करेंगे? अगर री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आंसर 23 है, लेकिन अगर री इन्वेस्ट करेंगे, इफ इंटरेस्ट ऑन DRRI इज री इन्वेस्टेड, तो फिर यहां पर आपको लगाना पड़ेगा कौन सा, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर वाला फॉर्मूला। आप इसको फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। उसमें क्या बोलते हैं कि सर देखो, हमको हर साल एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है,
5 साल बाद वो जो प्रिंसिपल है वो वापस आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में जो इन्वेस्ट किया था उसमें हमको 4 साल ब्याज मिलेगा। जो सेकंड ईयर इन्वेस्ट किया था उस पर 3 साल ब्याज मिलेगा। जो थर्ड ईयर इन्वेस्ट करा था उस पर 2 साल ब्याज मिलेगा। जो फोर्थ ईयर इन्वेस्ट किया था उस पर 1 साल का ब्याज मिलेगा। फिफ्थ ईयर में कोई ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि फिफ्थ ईयर के अंदर उनको पैसे भी चाहिए। तो 5 साल का एप्रोप्रिएशन और ये सारे ब्याज, ये सब मिला के 115 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे कंपाउंडेड वैल्यू एनुअल फैक्टर विद आई रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। और इस x में जब ये कंपाउंडिंग वैल्यू एनुअल फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे फ्यूचर वैल्यू 115 लाख रुपए चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सर तो पहले आप ये बताओ कि नंबर ऑफ ईयर 5 साल में मुझे पता है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने बोला सर मैं जहां पर ये पैसे इन्वेस्ट करूंगा वहां पर मुझे 12% रिटर्न मिल रहा है। तो अब आपको कंपाउंड वैल्यू एनुअल फैक्टर निकालना है 12% की रेट से 5 साल के लिए। तो उसका फॉर्मूला था 1 + r रेज़ टू पावर n - 1 डिवाइड बाय r। कैलकुलेटर में क्या करोगे, 1.12 मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू 2 हो गया, 3 4 5 -1 डिवाइड बाय 0.12, तो ये होता है 6.3528। 6.3528। तो 115 लाख इक्वल्स टू x इंटू 6.3528। तो x इक्वल्स टू 115 लाख डिवाइड बाय 6.3528। 115 लाख मतलब 1 करोड़ 15 लाख। तो 1 करोड़ 15 लाख डिवाइडेड बाय 6.3528 इक्वल्स टू आ रहा है 18,10,212। अगर हम इतना पैसा हर साल इन्वेस्ट करेंगे तो उस पैसे से हमें 5 साल में 90,50,000 का तो प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा। और बाकी बचा हुआ अमाउंट यानी करीबन 14 लाख 24 लाख हमारा इन 5 सालों में इसी अमाउंट पर ब्याज एक्यूमुलेट हो जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, हाँ, लेकिन ये अमाउंट क्वेश्चन आपको दे देगा और वो आपसे बोलेगा कि अब इसकी अकाउंटिंग करो। तो अकाउंटिंग क्या होगी, सबसे पहले आप ईयर 0 पर डिवेंचर इशू कर दो। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट 100। फिर आप दूसरी एंट्री करोगे ईयर फर्स्ट के एंड में, और वो क्या एंट्री होगी, 18,10,212 का इन्वेस्टमेंट। और उससे पहले एप्रोप्रिएशन, तो आपकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 18,10,212 टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व या डिवेंचर रिडम्पशन इज अ फंड अकाउंट। फंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि व्हेन द रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज इट बिकम्स फंड। जब से बुक एंट्री करके रिजर्व बना लिया तो वो रिजर्व है, लेकिन जब बुक एंट्री के साथ साथ इन्वेस्ट भी हो गया तो फंड हो गया। तो डिवेंचर रिडम्पशन इज अ फंड अकाउंट क्रेडिट 18,10,212। फिर आपने फर्स्ट ईयर के एंड में जितने का फंड बनाया उतने का ही अब आप इन्वेस्टमेंट कर दो। तो एंट्री होगी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 18,10,212 फर्स्ट ईयर में से 3 एंट्री होगी। अब सेकेंड ईयर में ये तो होगी ही होगी, लेकिन इस पे ब्याज आया होगा। तो जैसे ब्याज आएगा तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRRI अकाउंट क्रेडिट।
तो 18,10,212 का से 12% ब्याज आया, 2,17,225। क्या ये ब्याज आप जनरल पर्पस इनकम मान सकते हैं? आंसर है नहीं। वो कब मानना थी? ऑप्शन 1 में, फिल में जाना थी। लेकिन ऑप्शन 2 में आपने क्या डिसाइड किया था कि जो हर साल एप्रोप्रिएशन हो रहा है वो, और उस एप्रोप्रिएशन को इन्वेस्ट करके जो ब्याज आया वो सब रीइन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो अब आप इस इनकम को आज DRR में लेकर जाएंगे। तो अगली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट 217225। ठीक है बच्चों, जल्दी से कमेंट में बताओ, चैट में बताइए समझ में आ रहा है यहाँ तक। फिर वापस से यही एंट्री हो जाएंगी सेकेंड ईयर के एंड में। लेकिन ये वाली जो एंट्री होगी, एंट्री तो यही होगी, अमाउंट ये नहीं होगा। अब कितना अमाउंट होगा? 1810212 प्लस जो सेकेंड ईयर में ब्याज आया, तो ये अमाउंट हो जाएगा 20,27,744। तो थर्ड ईयर में फिर से अप्रूवेशन तय होगा, और थर्ड ईयर में जो ब्याज मिलेगा वो काय पे मिलेगा? इतना अमाउंट आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया, इतना आपका पहले से इन्वेस्टमेंट था, तो थर्ड ईयर इस पूरे अमाउंट पे ब्याज मिलेगा। फोर्थ ईयर ये पूरा अमाउंट प्लस जो ब्याज मिला वो, प्लस फोर्थ ईयर का अप्रोप्रिएशन, इनको जोड़ लिया और उस पर ब्याज मिलेगा। और ऐसे करते करते ये पैसा एक दिन 115 लाख के बराबर हो जाएगा। तो जो ईयर 2 एंड ऑनवर्ड्स एंट्री होंगी वो ये होंगी, ईयर 1 के एंड में सिर्फ 2 एंट्री होंगी, और ईयर 2 से कितनी एंट्री होंगी? 4 4। हालांकि ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। अब आएगा समय ईयर ऑफ रिडम्पशन। तो रिडम्पशन वाले साल में आप क्या करोगे? तो सर इन्वेस्टमेंट बेचोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी बेच के पैसा है। अगर इसको बेच के लॉस हुआ है तो ये लॉस जनरल पर्पस पीएनएल में नहीं जाएगा, क्योंकि अब जब हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट की इनकम को भी रीइन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमने 100 lakhs का नहीं, 115 lakhs का अरेंजमेंट किया है, जिसमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी शामिल है। तो इस केस में अब हम इस केस में इन्वेस्टमेंट को बेच के जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसे भी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड में ही डेबिट करेंगे टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अगर प्रॉफिट हुआ तो इसका उल्टा हो जाएगा, टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड। बोलो सरकार, क्या समझ में आया? ये हो गया इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री। दूसरी एंट्री, रिडम्पशन ड्यू करने की। तो रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री होगी डैश डैश परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट 115 सर चूंकि हमने ऑलरेडी
DRR फंड में इस 15 लाख के लिए भी अरेंजमेंट करके रखा है, इसलिए पूरा अमाउंट DRRF से ही राइट ऑफ होगा और एंट्री होगी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट क्रेडिट। अगर मैं सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी के लिए DRR बना रहा हूं, सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी के लिए, जेन्युइनली नहीं बना रहा, तो उस केस में ये प्रीमियम रिडम्पशन फ्री रिजर्व से, यानी जनरल रिजर्व या SPR या पीएनएल से राइट ऑफ होगा, जनरल रिजर्व या पीएनएल से राइट ऑफ होगा। सर ये भी हो गया। अब सर आप पेमेंट कर दीजिए बेचारे लोगों को। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अब फाइनली क्या, जब आपने इतना सारा DRRF बनाया और इतना सारा DRRI बनाया, तो क्या आपने ऑटोमेटिकली लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है? वो जो मिनिमम 10 और मिनिमम 15 थी वो पूरी होगी क्या? उसके लिए आपको अलग से DRR और DRRI की जरूरत है? वो बोल रहा है मिनिमम 10 बनाओ, हम बोल रहे हैं हमने सर 100 बनाया। वो बोल रहा है कि मिनिमम 15 इन्वेस्ट करो, हम बोल रहे हैं हमने 100 इन्वेस्ट करा। तो वो तो 15 इन्वेस्ट करने की बोला था, हमने 100 कर दिया, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलिए सरकार, बोलो मालिक। एक मिनट दीजिए। हाँ जी। तो अब आप क्या करोगे? लीगल रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, तो अब आपको उस लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचना है। तो फाइनली अब डिवेंचर रिडम्पशन हो गया, तो DRR में जितना बैलेंस बचा है वोटेवर, वो अमाउंट उठाओ, क्योंकि DRR फंड आपको तब तक ही मेंटेन करना था जब तक आपके डिवेंचर रिडीम नहीं हो जाते। अब वो रिडीम हो गए हैं, तो ये अमाउंट उठाओ और जनरल रिजर्व में लेके चले जाओ। क्या आपको ये समझ में आया? जल्दी बताओ। ये हमारी तो बिटिया कितनी बिटियाओं के ये BTS दिमाग खराब करे हुए हैं, बताओ तुम। क्यों? कितनी बच्चियों का दिमाग BTS ने खराब कर रखा है, तुम तो ये बताओ। हाँ। हाँ जी। तो यहां तक डन है। अगर यहां तक डन है तो हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करें। ये एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हो, वो जो उस समय तस्या वगैरह ने बोला था कि सर वो एक क्वेश्चन था, उसको जरूर करा देना। तब मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी
मेरे ये क्वेश्चन तो मेरे नोट्स का भी क्वेश्चन था। हाँ, मेरी लैंग्वेज में होने तो क्यूटी पाई है सही में। तो सर अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। और सेकंड पार्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन और होल्ड एज इन्वेस्टमेंट। या तो हम अपने ओन डिवेंचर तुरंत कैंसिल करेंगे या उनको एज ए डिवेंचर होल्ड करेंगे। हम्म पहली वाली जगह से मैंने भगा दिया। चलो, डिस्टर्बेंस हो रहा था। अब बताओ, अगर आपने अपने ओन डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, मान लो आपके डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख। डिवेंचर पर आप ब्याज चुकाते हैं 30 सितंबर और 31 मार्च को। ठीक है जी। तो अब आपके ओन डिवेंचर आपने खरीदे, मान लो आपने ओन डिवेंचर खरीदा है 1 जनवरी को। तो आपकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट बैंक से 50,000 फेस वैल्यू के ओन डिवेंचर खरीदे। 50,000 फेस वैल्यू के ओन डिवेंचर। तो फेस वैल्यू में आ गया 50,000। अच्छा, ये ओन डिवेंचर एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हो या फिर इमीडिएटली कैंसिलेशन? क्योंकि अगर आप इमीडिएट कैंसिलेशन कर रहे हो तो यहां पर एक खाता बना लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। और इन डिवेंचर्स पर आखिरी बार ब्याज बढ़ा था 30 सितंबर को। आप बोल रहे हैं कि आज आपने खरीदे 1 जनवरी को, तो 3 महीने का ब्याज अक्रूव हो गया। सो इफ यू आर purchasing your own debenture from open market for immediate cancellation, then investment own debenture खाते में सिर्फ फेस वैल्यू और अमाउंट लिखना, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में सीधे पेमेंट लिख देना। जैसे यहां पर मान लो ब्याज का रेट 12% है, तो 50,000 का 12% 6,000। 3 महीने का ब्याज ड्यू हो गया, 1,500 यहाँ आ जाएगा। सर हमने 50,500 एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे खरीदे थे। अगर 50,500 एक्स इंटरेस्ट है तो पूरा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सर, अगर हम महंगा खरीदेंगे तो फायदा क्या है फिर ब्याज खरीदने का, इससे अच्छा तो हम खरीदे ही ना। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, समझदारी है ये तो बताओ, टुवर्ड्स प्रिंसिपल आपने कितना पे करा? 49,000। इमीडिएट कैंसिलेशन करोगे तो तुरंत यहां से 49,000 रुपए 12% डिविजन अकाउंट में जाएंगी। 12% डिविजन में एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट। कितनी कॉस्ट? 49,000। जबकि फेस वैल्यू कितनी है? 50,000। तो 49,000 की असेट्स ने 50,000 की लाइबिलिटी को समाप्त किया। तो 1,000 रुपए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है, ये ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कब करना है आपको? ये कब करना है? जब आप अपने ओन डिवेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन खरीद रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर आप अपने ओन डिवेंचर इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए नहीं खरीद रहे, तो फिर यहां पर वही 3 कॉलम, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट, फिर वो ब्याज यहां पे आ जाएगा। और जब ब्याज की तारीख आएगी तब आप क्या बोलोगे? तो देखो सर 10 लाख के टोटल डिवेंचर है,
इसमें से 50,000 के डिवेंचर तो मेरे पास मेरे खुद के पड़े हैं, और 950 के पब्लिक के पास है। तो जो पब्लिक के पास है उस पे जो ब्याज चुकाऊंगा वो कैश में जाएगा, और इसका जो ब्याज है उसके लिए तो सिर्फ एंट्री घूमेगी, क्योंकि ये डिवेंचर तो मेरे ही पास है, तो मैं अपने आप को ब्याज कैसे दूंगा। तब उस समय एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। तो लिखा टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, तो यहां पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और वो हो जाएगा इंटरेस्ट कॉलम। फिर जिस दिन आप इन्हें कैंसिल कर दोगे उस दिन यहां से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवेंचर खाते में जाएगी, और एंट्री हो जाएगी डिवेंचर टू इन्वेस्टमेंट नॉन डिवेंचर। और जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ही आएगा, अगर लॉस हो रहा है तो आप करोगे क्यों। तो जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। यहां पर जो ब्याज निकल के आएगा कहां पर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर के इंटरेस्ट कॉलम, वो आपकी इनकम है। तो जो आपकी इनकम है दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। तो ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट इज योर एक्सपेंस, तो जो टोटल ब्याज है दैट विल बी चार्ज टू पीएनएल। इस तरह से हम अपने एक एक डिवेंचर के ट्रांजेक्शन को इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्या आप लोगों को समझ में आया। अब आप बताइए कौन से क्वेश्चन में करवाऊं, क्योंकि दो पैटर्न के क्वेश्चन है। एक तो वो लीगल रिक्वायरमेंट वाले हद घटिया क्वेश्चन, इतने घटिया के घटियापन भी शर्म से मुंह छुपा ले, और एक है थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, जैसे ये पास पेपर नवंबर 18, पास पेपर नवंबर 20, पास पेपर नवंबर 22। तो भैया पब्लिक डिमांड पर पास पेपर नवंबर 18 करने जा रहे हैं। अब हमारे बच्चे इतने भोले, हम क्या करें। सेम क्वेश्चन हमने करवा दिया था अपने नोट्स में, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। A company had issued 1,012% debenture of 100 each, redeemable at company's option at the end of 10th year at par. Prior to that, by purchase in open market or at rupees 102 after giving 6 month notice. 10 साल के अंत में पार पे रिडीम हो जाएंगे। उससे पहले रिडीम करना है तो आप ओपन मार्केट से खरीद लो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या फिर आप अपने डिवेंचर होल्डर को 6 महीने पहले नोटिस दे दो कि हम आपके डिवेंचर रिडीम करने वाले हैं, और ऐसा करेंगे तो आपको उनको 100 के बजाय 102 रुपए देने पड़े। ऑन 31 दिसंबर 16 द अकाउंट ऑफ शोड द फॉलोइंग बैलेंस। डिवेंचर रिडम्पशन फंड का बैलेंस है 53,500। इसको इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जिसकी फेस वैल्यू 42,800, लेकिन जिसको आपने खरीदा कितने में था, 101 रुपए। हाँ जी, तो अब हमारे पास फंड पड़ा था 53,500, 42,800 रुपए की फेस वैल्यू के खरीदे थे 101। तो बेटा जरा एक काम तो करो,
42,808 इंटू 101%, तो इसकी कॉस्ट हो गई 43236। तो 53,500 में से इतना तो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और बाकी बचा हुआ पैसा अभी भी हमारे पास कैश में पड़ा है। इसको हम रेडिली कभी भी जब जरूरत पड़ी तब इन्वेस्ट कर देंगे। 1 जनवरी 2017 को कंपनी ने 11,000 रुपए के ओन डिवेंचर खरीदे हैं एट कॉस्ट ऑफ 10,272, यानी डिस्काउंट पे खरीदे। सीधी सी बात है, अगर महंगे खरीदूंगा तो फायदा क्या है, डिस्काउंट पे खरीदूंगा। 30 जून 2017 को कंपनी ने 6 महीने का नोटिस दिया उन डिवेंचर होल्डर को जिनके पास 40,000 की फेस वैल्यू डिवेंचर थे। हमने पहले ही बोल दिया था कि सर, जब हम नोटिस देके रिडीम करेंगे तो हम 2% का प्रीमियम देंगे। तो आज 40,000 का 2% होता है 800, यानी वी विल पे 40,800 रुपीज टू देम। और फाइनली आपने 30 जून को नोटिस दिया, 31 दिसंबर को उनको रीपे कर दिया। लेकिन रीपे करने के लिए जो पैसा था वो कहां से आया? तो ऑन 31 दिसंबर 2017 carried out redemption. They carried out redemption by sale of 40,800 worth of government loan at par. खरीदा था 101 में, खरीदा था 101 में, और जब बेचा तो नुकसान हो गया। खरीदा था 101 में और बेचा पार पे है। एंड ऑल्सो कैंसिल द ओन डिवेंचर हेल्ड बाय इट, और उन्होंने अपने ओन डिवेंचर भी कैंसिल कर दिए। तो सर, जब मैंने अपने मेंबर्स डिवेंचर होल्डर को नोटिस दिया तो इसकी कोई एंट्री होगी क्या? आंसर नहीं, कोई एंट्री थोड़ी होगी। अरे इसकी क्या की एंट्री? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी भाई साहब। जिस दिन सेटलमेंट करोगे उस दिन एंट्री होगी, क्योंकि इनकी लाइबिलिटी मेरी किताबों में ऑलरेडी है। तो एक लाइबिलिटी जो किताबों में, उसको फिर से किताबों में कैसे लाऊं? वो तो ऑलरेडी किताबों में है। प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड, डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2017, assuming that interest on company's debenture and government bonds are payable only once on 31st December each year. तो सर, ये बनाया डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स और आपने तो ईमान नहीं मांगा, फिर भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और आखिर में हमारे खुद के डिवेंचर्स 12% डिवेंचर्स। ये सब एक्स्ट्रा है ना, ध्यान रखना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट। चलो बताओ, डिवेंचर खाते का आपका बैलेंस क्या था? तो सर, हमारे 1,000 डिवेंचर थे 100 वाले, 1 लाख। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड का बैलेंस क्या था? 53,500। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, टू बैलेंस रोड डाउन।
43,228, चूंकि 1 जनवरी का बैलेंस है और इस सरकार ने एक दिन पहले ही 31 दिसंबर को ब्याज बांटा है, तो फेस वैल्यू हो जाएगी 42,800। और 1 जनवरी को ही, साल के पहले दिन ही, हमने अपने 11,000 रुपए की फेस वैल्यू के ओन डिवेंचर खरीदे हैं 10,272 पे, और सरकार एक दिन पहले हमने भी ब्याज बांटा है, तो ये पूरा अमाउंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल है। ठीक है सर, तो हमने अपने ओन डिवेंचर खरीदे टू बैंक 11,000, 10,272। अब आपने अपने डिवेंचर होल्डर को 30 जून को सूचना पहुंचा दी कि मालिक, हम तुम्हारे डिवेंचर्स 31 दिसंबर को रिडीम करेंगे। ठीक है सर, ओके। और इसके लिए हमने 31 दिसंबर को अपने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जिनकी फेस वैल्यू 40,800, उन्हें पार पे ही बेच दी। ठीक है सर, चलो बाय बैंक। और सर जरा बताइए, गवर्नमेंट बॉन्ड पर ब्याज की रेट क्या है? 10%। तो 42,800 का 10%, याद है ना? ब्याज तो लेंगे ना, कि ब्याज भी नहीं लेंगे? ब्याज लोगे कि नहीं लोगे? और एक बार रुक जाओ जरा, एक बार रुक जाओ। ऐसा ना हो कि मैं अभी इतनी मेहनत करके कर रहा हूँ और बाद में पता पड़े कि आईसीआई ने तो कुछ और आंसर दे दिया। पास पेपर न्यू सिलेबस नवंबर 18। हाँ सर, 53,500, ठीक है। 4280 आ गया। ऑन डिवेंचर का ब्याज आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, लॉस ऑन सेल आ जाएगा। प्रीमियम रिडम्पशन भी आ जाएगा। परफेक्ट है, सही जा रहा है, सही जा रहा है, एब्सोल्युटली सही जा रहा है। परफेक्ट। हाँ जी। तो सर ये तो हो गया। अब आपने बेचे बाय बैंक 40,800 फेस वैल्यू, 40,800 में बेचे, जबकि आपने खरीदे 1% प्रीमियम पे थे। तो जो लॉस ऑन सेल आएगा, मैं पहले बोल चुका हूं कि जब हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर ये नुकसान वहीं पर एड किए जाएंगे, ये ब्याज भी वहीं पे ट्रांसफर किया जाएगा, ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन भी वहीं पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो सर 40,800 का 1% 408, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड में आ गया। टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट, कितना? 408। और जो बाकी बचे बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो सर 42,800 माइनस 40,800, 2,000 फेस वैल्यू, और 2,000 फेस वैल्यू इंटू 101%, 2,000 बीसी आ जाएगा।
चेक कर लो। 43,228 माइनस 40,800 माइनस 408, 2020। इस एंट्री के साथ मेरा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड खाता बंद हो गया। बस उसका जो ब्याज खाता है उसे बैलेंस करो और उसे भी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दो, 4280। तो डिवेंचर रिडम्पशन फंड रिजर्व फंड में एंट्री हो जाएगी बाय DRRI, नहीं बाय DRRI नहीं, बाय इंटरेस्ट ऑन DRRI, बाय इंटरेस्ट ऑन DRRI इन गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब इतने पैसे से आपके डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए पैसा आ गया। तो चलो डिवेंचर्स को रिडम्पशन के लिए ड्यू करते हैं। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। फेस वैल्यू 40,000, प्रीमियम 800। तो डिवेंचर होल्डर में आ गया बाय 12% डिवेंचर अकाउंट 40,000 बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 800। पैसा आ चुका है, पे कर दो। हालांकि ये खाता मांगा नहीं था, हमने बना दिया। सर ये प्रीमियम रिडम्पशन का क्या करोगे? सर इस प्रीमियम रिडम्पशन को बाय डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कितना? 800। इसके पश्चात आपका इसका हिसाब देख लें। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट ऑन डिवेंचर। तो सर हमारे टोटल डिवेंचर 1 लाख के थे। 1 लाख का 12% होता है 12,000। 12,000 का टोटल ब्याज देना है, लेकिन उसमें से 11,000 का तो हमारे पास ही है डिवेंचर। तो 11,000 का 12% से ब्याज होता है 1,320। तो 31 दिसंबर को एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट 1,320। और इनका जाएगा 10,680। चेक कर लो। 1 लाख माइनस 11,000 इंटू 12%। ये हमारा खर्चा है, दैट विल बी चार्ज टू P&L अकाउंट। 12,000। यहाँ पे आपने रखा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ओन डिवेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिवेंचर में जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट 1,320। ये 1,320 का भी अमाउंट आपके डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट की इनकम। तो जब आप डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड इन्वेस्टमेंट खाता मेंटेन करते हैं तो फिर उस केस में ये पूरा ब्याज डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड में जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट 1,320। इस एंट्री के साथ ब्याज खाता टैली हो गया। अब सर हम क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने ओन डिवेंचर कैंसिल कर दिया। तो जब ओन डिवेंचर कैंसिल कर दिया, एंट्री हुई बाय 12% डिवेंचर अकाउंट, फेस वैल्यू 11, कॉस्ट 10272। तो 12% डिवेंचर में आ गया टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट
10272, जबकि फेस वैल्यू थी 11,000। तो 11,000 माइनस 10272, 728 का प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, एंड दैट विल अगेन ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड में आ गया 12% डिवेंचर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 728। इस एंट्री के साथ आपका ये खाता हमने क्लोज कर दिया, ये खाता भी क्लोज हो गया, आप चेक कर लीजिए। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खाता भी बंद हो गया, और डिवेंचर होल्डर का जो बचा हुआ बैलेंस, यानी 1,00,000 माइनस 40,000, 60,000, 60,000 माइनस 11,000, 49, और इसके साथ ये सारे खाते। लो सरकार, जिसकी इच्छा थी कि वो ये क्वेश्चन देख ले, वो देख लो भाई साहब। इस डेप्थ में ये क्वेश्चन हो 10 मार्क्स के, और लगभग ये सेम क्वेश्चन मेरे मेरे भी नोट्स में था। अब सर हम एक काम और करेंगे, आप चाहें तो वो कर सकते हैं। और वो काम क्या है कि जितनी फेस वैल्यू के बराबर हमने डिवेंचर खत्म कर दिए, अब आप चाहें तो उतना अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो भाड़ में जाने दें, इस बैलेंस को उठाएं और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दें। दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक आंसर। यू कैन, आई कैन चैलेंज एनीवन टू प्रूव अस रॉन्ग। इसमें से एक भी चीज नॉन नेगोशिएबल है, यही रहेगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको यही करके आना है। हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिवेंचर, ये सब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड में ही जाएंगे, अगर आप डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड मेंटेन कर रहे हैं तो। ठीक है जी। तो सरकार, ये हो गया आपका एक बढ़िया सा पार्ट। ठीक है जी। अब आगे बढ़िए।